अब तक के हम लोग ने द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो कि यूएस में जो काम करती है सेंट्रल बैंक के फॉर्म में, जैसे जिस तरह यहाँ पर आरबीआई है, जो मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी कंट्रोल, बैंक रेट, लोन रेट, करेंसी से रिलेटेड इश्यूज, डिसीजन, पॉलिसीज, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे जैसे हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, तो इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह यूएस में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। इसका मैंने लेक्चर दे दिया है आपको, क्योंकि ये एक जीके टाइप है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, किसकी क्या पोजीशन होती हैं, इसके मैंने लेक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप यू कर लिया होगा आपने। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक एंड द मनी सप्लाई। बैंक और मनी सप्लाई का क्या सिस्टम होता है। तो पहली बात तो आपको है ना ये मालूम होना चाहिए, एक तो मनी है ही, इसके अलावा कुछ डिमांड या कुछ मनी के अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि चेक हो गया एक, ठीक है, चेक, ओके, चेक हो गया। डिमांड डिपॉजिट एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, ओके। और एक होता है जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, एक फॉर्म, एक डॉक्यूमेंट। मनी के करेंसी, मतलब जो करेंसी होती है हार्ड करेंसी के अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो मनी में कन्वर्ट होती हैं। तो ऐसे और भी अलग अलग ये होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर मनी का जो सेकंड दूसरा फॉर्म होता है, यू कैन से लाइक दैट। अब देखो, चेक और डिमांड डिपॉजिट में सिमिलर जैसे होते हैं दोनों, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। चेक में क्या होता है मालूम है, जैसे आपके पास चेक होती है, बैंक क्या करती है, एक आपको एक ऑथराइज देती है, एक ऑथराइजेशन देती है कि आप ये बुक है, आप इस पर अमाउंट डालोगे, आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। कोई बैंक आएगा उसको पेमेंट दे देंगे अगर आपकी सिग्नेचर रहेगी, ठीक है ना। तो चेक का पता ही है आपको। तो ये हो गया। अब आपने क्या किया, चेक दे दिया, आपके अकाउंट बैलेंस है नहीं है, आपने चेक दे दिया, आप तो निकल लिए, ठीक है ना। अब वो बैंक में गया, हो सकता है आपके पास बैलेंस ही ना हो, तो चेक बाउंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो चेक के कंपेरेटिवली में डिमांड जो डिपॉजिट है वो बहुत ये ज़्यादा गारंटी देता है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, इस लाइक ए चेक, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या होती है, बैंक बना के देगी आपको, काइंड ऑफ चेक, काइंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि जहाँ से आप मैंने पेमेंट ले सकते हो, मतलब बैंक बना के दे दी, 15 दिन बाद आना, ये डिमांड डिपॉजिट है, 15 दिन बाद आना, पैसे ले जाना, या जो भी है, ठीक है ना। तो अब डिमांड डिपॉजिट बैंक तभी बना के देगी अगर आपके अकाउंट में पैसा है, जैसे कि आपको पेमेंट करना है, यू आर ए और यू हैव टू पे टू बी। तो ए की तरफ से डिमांड डिपॉजिट बना के देगी बैंक बी को, लेकिन तभी बना के देगी जब आपके अकाउंट में पैसा है, वरना नहीं देगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा गारंटेड हो जाता है। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, थोड़ा बड़े अमाउंट के लिए। और इसमें क्या होता है कि आप है ना बैंक में जाकर, जैसे कि आपने कोई चीज़ परचेज़ किया, ठीक है, परचेज़ करने के बाद आपको 3 महीने के बाद का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह से डॉक्यूमेंट है, इसको भी रिप्रेजेंट करके बैंक के पैसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें ये एक इसमें ऑप्शन भी होता है कि जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ज़्यादा वैल्यू बहुत होती है इसकी, ओके। और ये 3 महीने बाद का समझो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मिला है, आपको ड्रॉवर ने दिया है आपको कि ड्रॉवर ने जो बना कर दिया है कि 3 महीने बाद उसको पैसा मिलने वाला है, काइंड ऑफ। जैसे जो आप ड्रॉवी हो, वो ड्रॉवर है। ड्रॉवर क्या होता है कि जो सामान सेल करता है, जैसे आप शॉप जाते हो, उसने शॉपकीपर ने आपको सामान बेचा, तो शॉपकीपर बिल बनाएगा ना, तो वो विल मेक या ड्रॉ द बिल, वो ड्रॉवर हो जाएगा, यानी ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है, क्योंकि वो बिल बना के दे रहा है। आपने बिल में साइन करके उसको दे दिया, वो क्या करेगा, जब भी आपने साइन करके दिया, वो वाला बिल नहीं होता है, दूसरा बिल होता है। जबकि डेट का आपने साइन करके दिया, भाई हाँ 3 महीने बाद देना है, 2 महीने बाद आप जाके बैंक से पैसे ले लेना, वो 2 महीने बाद जाएगा और बैंक से पेमेंट निकाल लेगा। इसमें लेकिन और भी एक एडवांटेज होता है, जैसे कि आपको पेमेंट जल्दी चाहिए, जैसे कि आपने 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपका 10,000 का बिल था, है ना, आफ्टर 3 मंथ, लेकिन आपको 1 महीने बाद पेमेंट चाहिए, 2 महीने, उस क्लियरेंस से 2 महीने पहले चाहिए, हाँ आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप बैंक जा सकते हो, बैंक में रिप्रेजेंट करो कि भाई भैया मुझे तो 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो मतलब अभी टाइम तो नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, इसको डिस्काउंट कर दो, इसको बोलते हैं वर्डिंग डिस्काउंट करना, डिस्काउंटेड बिल। अब इसको जो डिस्काउंट कर दो, तो बैंक क्या करेगी, 10,000 तो नहीं देगी,
आपको थोड़ा सा पैसा कम दे देगी, 100 रुपीज़ अपना रख लेगी, प्रॉफिट कह लो या इंटरेस्ट कह लो, बैंकर्स डिस्काउंट भी बोलते हैं उसे। 100 रुपीज़ बैंक का फ़ायदा हो जाता है इसमें। बैंक आपको लोग क्या करके दे रही है, आपको पेमेंट जल्दी करके दे रही है उसके बदले। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। तो ऊपरी तौर मैंने समझा दिया सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो यही सब लिखा हुआ है कि द मनी होल्ड इंक्लूड बोथ करेंसी, द बिल्स इन जो वैलेट एंड कॉइन इन जो पॉकेट एंड डिमांड डिपॉजिट। ये सब डिमांड डिपॉजिट मैंने अभी बताया पहले आपको, डिमांड डिपॉजिट बिकॉज डिमांड डिपॉजिट आर हेल्ड इन बैंक, बिहेवियर आर हेल्ड इन बैंक मतलब बैंक आपको देती है निकाल बनाकर। Behavior of bank can influence quantity of demand deposit and therefore the money supply. The section examine how bank affect the money supply and the complicate the Fed's job control the money supply. अब तो यहाँ पर मनी सप्लाई से रिलेटेड यही दिया हुआ है कि किसी मनी नहीं है और सिर्फ करेंसी नहीं है। करेंसी के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं जो बैंक को या बैंक या सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अब उसमें से डिमांड डिपॉजिट भी आ गया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, चेक्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो मनी के अदर फॉर्म है और जो इसको कंट्रोल करना होता है फेड को। सो द सिंपल केस ऑफ 100% रिजर्व बैंकिंग क्या है देखो, दैट टू सी हाउ बैंक इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। लेट्स फर्स्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एनी बैंक एट ऑल। अगर कोई समझो कहीं बैंक है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं बैंक का। इन दिस सिंपल वर्ल्ड करेंसी इज ओनली फॉर्म ऑफ मनी, तो करेंसी रह जाएगी सिर्फ मनी का फॉर्म। तो टू कंक्रीट सपोज दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी इज $100, द सप्लाई मनी इज देयरफॉर $100, ठीक है। अगर कोई बैंक नहीं है, कोई दूसरा फॉर्म ही नहीं है मनी का, देयर वोंट बी चेक, डिमांड डिपॉजिट एंड नथिंग लाइक दैट। ओके, सो नाउ सपोज द समवन ओपन बैंक, ओके, appropriately called फर्स्ट नेशनल बैंक। एक फर्स्ट नेशनल बैंक ओपन की, एक सिंगल बैंक है। द बैंक इज ओनली डिपोजिट, सिर्फ वही बैंक है जो डिपॉजिट कर रही है अपने पास या फंक्शन में है। दैट्स एक्सेप्ट डिपॉजिट बट डज नॉट मेक लोन। डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर रही है, आपका सब पब्लिक का पैसा डिपॉजिट कर रही है, लेकिन वो लोन नहीं दे रही है, वो जस्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। द पर्पज ऑफ बैंक इज टू गिव डिपॉजिट टू सेफ प्लेस। तो बैंक का पर्पज क्या है कि आपको एक सेफ प्लेस दे रहा है कि यहाँ पे आप हमारे यहाँ पैसा सेव करके रख लो। वेन एवर people make it with deposit the money, the bank keeps money in a vault until the depositor withdraw it, write checks or use a debit card or access their balance। कि वो चेक को भी ठीक है, चेक के थ्रू भी आप पेमेंट निकाल लो और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट निकाल लो, लेकिन बैंक यहाँ पर लोन नहीं दे रही है, आपका पैसा यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है। वो एक आपको सेफ प्लेस रिजर्व प्रोवाइड कर रही है। तो डिपॉजिट दैट बैंक हैव रिसीव बट हैव नॉट लोन आउटर कॉल रिजर्व। उसके बाद जो भी रिजर्व है वो डिपॉजिट तो कर रही है, पैसा ले तो रही है, लेकिन लोन नहीं दे रही है, किसी को दे नहीं रही, आपका पैसा सेफ रख रही है। इन दिस इमेजिनेशन इकोनॉमी ऑल डिपॉजिट्स आर हेल्ड रिजर्व, सो दिस इज कॉल्ड 100% रिजर्व बैंकिंग। ये तो 100% रिजर्व बैंकिंग हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इमेजिनेशन है। क्योंकि बैंक काम कैसे करेगी, बैंक कैसे काम करेगी, उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वी कैन express the financial position of First National Bank with a T account, which is a simplified accounting statement that shows the bank assets and liabilities। Okay, ये T account में बैंक की asset liability show होता है। Here is the T account for First National Bank, the economic entire 100 money is the deposit in the bank, ठीक है। तो 100 रुपये 100 का पूरा रिजर्व है, यहाँ पे डिपॉजिट किया, लाइबिलिटी हुए, लाइबिलिटी ना बैंक की, बैंक क्योंकि तुम्हारा पैसा लेके अपने पास रखे हुए, तो ये बैंक को वापस करना है, यू नो द एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट्स का मतलब जो जो है हमारा, उसे एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब व्हाट बैंक हैज टू पे बैक। तो जो भी बैंक ने 100 रुपीज़ $100 आपसे लिया हुआ है, तो दैट काउंट विल बी काउंट एज ए लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी काउंट होगा, क्योंकि इस $100 को बैंक को वापस करना है, लाइबल है टू रिटर्न इट बैक टू द पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स में रिजर्व दिखा रहा है फिलहाल, लेकिन ये आपको अभी वापस करना है, ठीक है ना। रिजर्व में क्यों लिखा 100 रुपीज़, क्योंकि $100, क्योंकि ये जो पब्लिक के लिए, उस कंट्री के लिए, पब्लिक के लिए क्या है, ये एसेट्स हो गया, लेकिन एक्चुअली बैंक के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी ही है, ठीक है। सो द लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट आर द बैंक एसेट्स, द रिजर्व, क्योंकि उसके लिए वो रिजर्व वॉल्ट है। ऑन द राइट हैंड द बैंक लाइबिलिटी आर 100 बिकॉज amount of is to depositor, because the asset and liabilities balance, the accounting statement called the balance sheet, ये balance sheet हो गई। नाउ कंसिडर द इकोनॉमिक्स मनी सप्लाई। एक्चुअली
बैलेंस शीट क्या होता है, अकाउंट में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, कितना देना है कितना लेना है, ठीक है ना। और उसका वो जो दोनों साइड का अमाउंट सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए, इतना देना इतना लेना। तो अगर देना ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर देना ज़्यादा लेना कम है तो वहाँ पे लॉस होता है, तो लॉस का एक अमाउंट अलग से होता है। खैर अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, तो अलग टॉपिक है वो। नाउ कंसीडर दिस इकोनॉमी मनी सप्लाई। Before the start of First National Bank, it is $100 currency that people are holding. After the bank opens and people deposit their currency, the money supply is $100 of demand deposit. ठीक है, there is no longer any currency outstanding because it is all in bank vault. So each deposit reduces the currency and raises the demand deposit by exactly the same amount, leaving the money supply unchanged. Thus, the bank hold all deposit in reserve. Bank do not influence the supply of money. तो यहाँ पर क्या कर रही बैंक, समझो कि कोई लोग या एनी पर्सन वो $100 की करेंसी नहीं मांग रहा है, वो डिमांड डिपॉजिट रख रहा है। क्या रख रहा है? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, बात समझना। वो क्या कह रहे हैं कि ये $100 है, ये जैसे पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, तो ए का $100 किसके पास था? ये था बैंक के पास, बराबर। ये क्या ए क्या कह रहा है? ये $100 बी को दे दो। $100 किसको? बी को। मुझे बी को पे करना है, आप बी को दे दो। लेकिन ये $100 के रूप में मत दो, पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में ना दो, डिमांड डिपॉजिट के रूप में दो। मतलब बैंक में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। भाई अब एक ही बैंक है, ए का भी अकाउंट इसी बैंक में, बी का भी अकाउंट इसी बैंक में, तो उसको क्या दिक्कत है? उसने तो कंप्यूटर से इधर से करके इधर एंट्री मार दी, यहाँ से पैसा गया, यहाँ से जाकर इधर आ गया, है तो उसके मतलब बी के अकाउंट में आ गया, और बी का अकाउंट भी उसी बैंक में, बी का अकाउंट भी तो उसी के बैंक में है ना। तो बैंक को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसको उसका मनी सप्लाई हुई कहाँ? वही तो नीचे लिखा है, उसकी मनी सप्लाई कहाँ हुई? उसने इधर से इधर, क्योंकि दोनों का अकाउंट इसमें था, उसी बैंक में था, तो ए से निकाला पैसा, बी में डाल दिया उसने। तो बैंक के लिए तो कोई मनी सप्लाई हुई नहीं, सप्लाई मनी नहीं हुई ना। बैंक डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी। तो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि किस तरह बैंक काम कर रही है। So eventually, the money creation with fractional reserve banking. So eventually, the people who run First National Bank may reconsider their policy of 100% reserve banking, leaving all that money idle in their vault seem unnecessary, है ना। unnecessary ऐसा हुआ यहाँ पे। Why not lend some of it out and earn profit by charging interest on the loan? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि आप वो जो पैसा है, जब बैंक, बात समझो, ए के पास अब डिमांड डिपॉजिट आने से, चेक आने से 100 जो डॉलर थे ए के पास, और बी का अकाउंट भी उसी बैंक में था, वही $100 बैंक ने शो कर दिया, बी के पास आ गए, ए के पास से चले गए, ए के पास से चले गए, बी के पास से आ गए, ठीक है। लेकिन बैंक के हिसाब से अगर बैंक अपना अकाउंट देखेगी तो उसका वो 100 वैसे का वैसे ही है, उसके पास ही है अभी भी वो 100। ए ने बी को दिया, वो उसका अपना बाहर आउटसाइड उसका जो भी है पेमेंट और सेटलमेंट उसकी नज़र में हो गया, भाई ए ने बी को पेमेंट कर दिया। लेकिन उस बैंक के लिए, उस बैंक के लिए जिस बैंक के थ्रू हो रहा है, तो कुछ हुआ ही नहीं, $100 अभी भी उसके पास ही है, क्योंकि बी को लगा चलो हाँ मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, पड़े हुए बैंक में, सेफ पैसे, ठीक है ना। तो ये यूटिलाइज नहीं हुआ। कुल मिला के बात, कंक्लूजन ये था कि एक काम करें, तो यहाँ पे बैंक का फंक्शन बताया गया कि काम करते हैं यार, ये पैसा तो मेरे पास ही है अभी भी, इधर से उधर हो रहा है, कस्टमर इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन है बैंक में ही, बैंक सोचा है तो मेरे पास ही, क्यों नहीं इसको लेंड कर दें, कुछ बिजनेस क्रिएट करें और उस पर इंटरेस्ट कमाएं, लोन प्रोवाइड करें, मार्केट में हम कंट्रीब्यूट करें। तो यही है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब होता है कि $100 में उसने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली कुछ CRR बनाना पड़ता है, कुछ एक और रिजर्व सिक्योरिटी होती है वो रखनी पड़ती है, पूरा $100 वो लेने नहीं कर सकती है। ₹70 क्या करेगी, वो मार्केट में लोन प्रोवाइड कर देगी, फाइनेंस कर देगी, ठीक है।
ओके। तो बाकी 30 रुपीज़ तो सेफ्टी के लिए रखेगी भाई, कभी पब्लिक ने पैसा मांग लिया तो। अभी 20 रुपीज़ से कमाएगी पैसा, ठीक है, लोगों को लोन मिल जाएगा, उनका अलग बेनिफिट, बिजनेस में साइकिल घूमेगा, मार्केट में मनी आएगी, और फिर आगे एक्सेस ट्रांजैक्शंस होंगे, बाहर का पैसा आएगा, तो यही है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 100 सम पार्ट यू हैव लोन्ड, फाइनेंस्ड। तो इसी में एक रेशियो होता है, रिजर्व रेशियो, ठीक है। रिजर्व रेशियो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट आपको रिजर्व रखना होता है, बाकी आप फाइनेंस करना, मतलब कुछ पूरा 100 रुपीज़, पूरा 100 नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो गाइडलाइन होती है आरबीआई की इंडिया के लिए, हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक से गाइडलाइन होती है, आप उतना परसेंट रिजर्व करना मिनिमम है। उससे ज़्यादा पैसा आपके पास है तो अच्छी बात है, एक्सेस रिजर्व हो जाएगा, वो एक्सेस रिजर्व हो जाएगा। एक्सेस रिजर्व अच्छी बात से मतलब बैंक ज़्यादा लायबल ये नहीं होगी, सेफ रहेगी थोड़ी, लेकिन हाँ बैंक का बिजनेस कम रहेगा क्योंकि उसको एक्सेस रिजर्व है। उसको 70 लोन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन 50 लोन उसने प्रोवाइड किया है, 50 अपने पास रिजर्व रखा हुआ है। अब 50 लोन प्रोवाइड किया है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक को, लेकिन हाँ पब्लिक का पैसा सेफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक काम करती है। देखो यहाँ पे ना 100 था, जिसमें से 10 उसने रिजर्व के 90 लोन दे दिया। यूएस में रिजर्व ज़्यादा, मतलब यूएस में फ्रैक्शनल में देखेंगे तो रिजर्व बहुत ही कम रखा जाता है, ज़्यादातर लोन प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में तो फिर भी रिजर्व ज़्यादा रखना चाहिए, ऐसी पॉलिसी है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, यही होता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। द मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ कि आप सी द क्रिएशन ऑफ मनी डज नॉट स्टॉप फर्स्ट नेशनल बैंक। अब बैंक और खुल गई। Suppose the borrower from First National Bank used 90 to buy something from someone who then deposit the currency in Second National Bank. Here is the T account for the Second National Bank. दूसरे नेशनल बैंक ने क्या किया, जो 90 रुपीज़ लोन दिया था बैंक एक्स ने, कोई पार्टी सी को लोन दे दिया 90 रुपीज़। बैंक एक्स के पास 100 था ना, 90 दे दिया। सी ने क्या किया, उस 90 को कुछ भी खरीद के किसी को पेमेंट किया, किसी बैंक के थ्रू, जेड बैंक के थ्रू, ये जेड बैंक है तो जेड बैंक को पेमेंट किया किसी के लिए, ठीक है ना भाई, पेमेंट बैंकिंग के थ्रू होता है ना, तो किसी के लिए दिया तो 90 रुपीज़ उसके पास आ गए, जेड बैंक के पास, बराबर। अब मतलब बैंक अलग अलग हो गई, B1 B2 दे दूँ मैं नाम। B1 के पास 100 थे, उसने 90 लोन दे दिया, 10 इसके पास बचे, ये 90 लोन दिया किसी पार्टी सी को, सी ने किसी को पेमेंट दिया बैंक, कोई दूसरी बैंक के थ्रू, यानी दूसरी बैंक में अब कितने रुपए आ गए, 90 रुपीज़ आ गए, $90 आ गए, बराबर। ये $90 क्या करेगी, ये भी अब ये B2 सेकंड बैंक में 90 रुपीज़ पड़े हुए हैं, या $90 पड़े हुए हैं, ये भी लोन दे देगी, उसका पड़ा हुआ है ना पैसा, वो तो उसका बैंक का काम ही है ना। उसने 80 रुपीज़ लोन दे दिया, 81 दे दिया, चलो। अब इस बैंक के पास सिर्फ 9 रुपये बचे, अब ये 81 किसी कोई पार्टी डी को उसने लोन दिया, अब डी पेमेंट कर रहा है किसी को, हो सकता है डी जो पेमेंट कर रहा है वो B1 वाली बैंक के थ्रू कर रहा होगा, वापस यहाँ पर 81 आ गया इसके पास B1 में वापस घूम फिर के, है ना, तो मिला के 91 हो गया। अब 91 वापस 90% लोन प्रोवाइड कर दिया, 91 का 90% समझो 80 या 82 जो भी है। तो इस तरीके से बैंक काम करती है, इस तरीके से काम होता है। तो एक बहुत ही सिंपल एक ये बताया मैंने कनेक्शन, ऐसे होता तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो आगे भी है ना थर्ड नेशनल बैंक, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। तो मनी सप्लाई कितना ज़्यादा हो गया था, 100 ही, कितना था 100, वो 100 इतना घूमा 1000 रुपीज़ हो गया, इतना वो 100 रुपीज़ घूमा इधर से उधर। तो मनी यही है मनी सप्लाई, यानी कि एक्चुअली में $100 था, एक्चुअली में वो 100 घूम घूम के 1000 हो गया। तो सबका ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, बैंक ए का भी, बैंक 2 का भी, बैंक 3 का भी, सबका लोन अमाउंट जोड़ रहे हैं। बैंक ने लोन दिया 90,
बैंक बी ने लोन दिया 80, बैंक सी ने लोन दिया 72, 10% कर करके, इस तरीके सारा पैसा जोड़ेंगे तो लगभग 1000 हो गया, है ना। तो बस यही मनी सप्लाई है कि $100 एक्चुअल करेंसी थी और मनी सप्लाई 1000 हो गई। तो ये जो अभी मैंने सिखाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन कैन कंटिन्यू फॉर एवर, इस तरह बढ़ता रहता है। इट डज नॉट क्रिएट एन इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी इफ यू लिबरेटली एट दी sequence of number in preceding example, they find that $100 reserve generate $1,000 of money। तो यही इसी बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। 100 का 1000 हो गया, यही क्या है, मनी मल्टीप्लायर है। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 10 हो गया। कैसे, 100 का 1000 हुआ ना, 100 का ट्रांजेक्शन 1000 में बदल गया, तो मनी मल्टीप्लायर 10 हो गया। तो मनी मल्टीप्लायर का साइज़ पता चलता है कि कितना साइज़ है वहाँ पर बैंकिंग या ट्रांजेक्शन का। जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर है, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बहुत एक्टिव है। सो मनी मल्टीप्लाइज रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो क्या होता है, कम होता जाता है, मल्टीप्लायर बढ़ता जाता है। ठीक है, 1/10, 10 मल्टीप्लाई ये आया था, मनी मल्टीप्लाई 10 आया था। अब रिजर्व रेशियो निकालना है, कितना रिजर्व एक्चुअली है, तो 1000 डिवाइड बाई 1000 हुआ था ना, डिवाइड बाई 10 कर दो, तो हाँ 100, हाँ 100 है रिजर्व। एक्चुअली में रिजर्व कितना है, 100 ही है पूरे कंट्री में। थोड़ा थोड़ा बैंक में कहीं पर 8 रुपये पड़े, किसी में 11 रुपये पड़े, सब मिलाकर। ठीक है, तो इस तरीके से 10%, 5, कहीं पर 1/20 है, तो बोला 5% हो गया कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है ना, 1/20 है, 1/10 में 10% हो गया, 1/10 में 10%, 1/20 5% होगा। इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस फ्रैक्शन को परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100 बराबर, तो काटा 5% आ गया, तो वो रेशियो 5% हो गया। ठीक है, यानी कि कहीं पर अगर 10,000 रुपीज़ का मनी सप्लाई है और जो मनी मल्टीप्लायर है तुम्हारा 20 है, मनी मल्टीप्लायर कितना है, 20 है, तो इसका अगर एक्चुअल देखेंगे कितने रुपए हैं, ये तो क्या है 10,000, तो सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई है, रिजर्व नहीं है, एक्चुअल नहीं है। ये तो लोन, उससे लोन, उसको लोन, इसको लोन दे रही है बैंक, पलट के मनी क्रिएशन तो 10,000। एक्चुअल रिजर्व कितना है, अगर 5% मनी मल्टीप्लायर है तो डिवाइड बाई 5 कर लो। 20% है, अगर क्या है 20 डिवाइड बाई 20 कर लो, तो 1 0 हो गया। हाँ, 500 रुपये है सिर्फ, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर कितना था, 20 था मनी मल्टीप्लायर। 20 इंटू 500 से 10,000 आ रहा था, तो उल्टा जाएंगे, तो जो मनी क्रिएशन है डिवाइड बाई मनी मल्टीप्लायर कर दोगे तो एक्चुअल वो आ जाएगा रिजर्व। और रिजर्व से मनी क्रिएशन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, मनी क्रिएशन से रिजर्व में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लिख लेना। इसी तरह काम करते हैं। अब कहीं में बहुत ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर हो गया, बहुत ही ज़्यादा, तो बैंक में रेशियो कम होता जाएगा रिजर्व का। कितना हो गया था, एक बैंक में पहले 81 प्रोवाइड, कितना 90 रुपीज़ था बैंक ए में पहले ना, बैंक 1 में पहले कितना था, 90 था। फिर पैसा घूम फिर के आया, उसके बाद फिर पैसा बचा 81, फिर क्योंकि उसने लोन प्रोवाइड किया था, मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था। फिर घूम फिर के पैसा, क्योंकि हर बैंक थोड़ा थोड़ा पैसा रख रही है ना, हर बैंक थोड़ा थोड़ा पैसा रख रही है, तो फाइनली बैंक 1 में घूम फिर के पैसा आ रहा, तो कम नहीं आएगा, फिर एक पॉइंट में इसका रिजर्व कम होता जाएगा। मतलब पहले उसके पास था 90 दे दिया था B1 ने, 90 रुपीज़ दे दिया, तो पैसे बचा कितना, 10 रुपये बचे थे सिर्फ, बराबर ना, $10 बचा था, 90 तो दे दिया था ना। घूम फिर के पैसा आया, फिर B2 ने कुछ वो पैसा रखा, और 90 रुपीज़ B2 के पास आया, 90 में 9 रुपये B2 ने रख लिया, 9 रुपये रख लिया, बाकी 81 किसी को लोन दे दिया। तो इसी तरह और किसी के करके वापस यहाँ पर पैसा आया B1 में, B1 में पैसा घूम फिर कर आया, समझो 50-50 रुपये आया, क्योंकि कई बैंक तो होते हुए
पैसा कम होता है, हर बैंक रिजर्व रखती जाएगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद बचा कितना, 10 रुपये पहले था, 50 रुपये, फिर से घूम फिर के आ गया 60 रुपये। 60 रुपये में फिर ये कितना लोन दे देगी, 90% दे देगी। कितना हो गया, 54 रुपीज़ फिर उसने दे दिया, माइनस कर लो। अब कितने बचा, अब 6 रुपये बचा इस बैंक के पास, B2 के पास, B1 के पास, क्योंकि 60 रुपये हो गए थे इसके बाद, फिर उसने 90% लोन प्रोवाइड कर दिया। 54, अब सिर्फ 6 बचे। घूम फिर के ऐसे तो बहुत ज़्यादा, जब मनी मल्टीप्लायर हो जाता है तो क्या होता है, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्व कम हो जाता है हर बैंक के पास, पैसा टूट जाता है, हर बैंक पर थोड़ा थोड़ा पैसा चला जाता है। पहले एक बैंक के पास पूरा 10 रुपये था, पहले एक बैंक के पास पूरा का पूरा 10 रुपये था ना बैंक के पास, अब वो पैसा जा जाके टूट टूट के 3 ही रुपये बचा। एक बैंक में 3 रुपये, एक बैंक, भाई टोटल है 100 रुपये, $100 है। $100 का 10 रुपीज़ बैंक के पास होना चाहिए, बराबर ना, 90 मार्केट में घूमना चाहिए। लेकिन अब कई बैंक आ गई, सिर्फ मनी तो 100, करेंसी 100 ही है। अब कई बैंक आ गई, जब कई बैंक आ गई तो 100 का जो 10 रुपीज़ बैंक के पास रिजर्व होना चाहिए, बाकी 90 मार्केट में घूमना चाहिए। सिर्फ एक बैंक होती तो उसके बाद 10 होता डॉलर, चलो ठीक है, अच्छे स्ट्रांग है। लेकिन कई बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किसी के पास 2 रुपये, किसी के पास 3 रुपये, किसी के पास 1 रुपये, किसी के पास 4 रुपये, किसी के पास इस तरीके से बढ़ गया पैसा। अब इतना कम पैसा रिजर्व बचा हर बैंक के पास, भाई टोटल रिजर्व तो 10 ही होगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 की बात करें, 90 रुपीज़ मार्केट में लोन दिया हुआ है पब्लिक को, है ना। तो यानी बैंक अपने पास होल्ड कितना रखेगी, सिर्फ 10 रुपये, बाकी मार्केट में घूम रहा है पैसा, चल रहा है मार्केट में। अब बैंक, कई बैंक आ गई, वो 10 रुपये का डिवाइड हो गया, जब ऊपर समझाया, तो वहाँ पे फिर मनी क्राइसिस हो जाता है। तो यही चीज़ मैंने बताया, एक पॉइंट में आके वो पैसा बहुत कम बचता है बैंक के पास, बैंक ऑपरेट नहीं हो पाती है। देखो अब ये लेवरेज रेशियो देखो, लेवरेज मतलब जो फाइनेंस करती है बैंक, उसी को बोलते हैं लेवरेज। सो मैनी बिजनेस रिलाई on leverage, the use of borrowed money to supplement existing fund for the purpose of investment. Whenever a business uses debt to finance an investment project, it is applying leverage. For bank, leverage is particularly important because borrowing and lending are the heart of what they do. So that the to better understand banking, let's look more closely to how to leverage work. ठीक है ना। तो देखो अब leverage ratio क्या है। So the leverage ratio is the ratio bank total assets to bank capital. बैंक का एसेट्स और बैंक का कैपिटल मिलाकर उसको वो रेशियो को लेवरेज बोलते हैं। तो बैंक का जो एसेट्स है, बैंक के पास जो एसेट्स है वो 1000 है, बराबर, ये एसेट्स है। और बैंक ने कैपिटल कितना लगाया था, बैंक ने कैपिटल लगाया था 5000, समझो। 5000 कैपिटल बैंक का लगा हुआ है, जिसमें उसके बाद एसेट्स कितना, 1000 का एसेट्स है। सो इन दिस एग्जाम्पल द लेवरेज रेशियो इज दिस मच और 20। अगर इसको इस तरह पकड़े एग्जाम्पल में, जैसे एसेट्स है बैंक का, चलो थोड़ा एसेट्स में उल्टा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक, जो मैंने एग्जांपल दिया तो बैंक तो माइनस में चली जाएगी। अगर हमने 1000 रुपीज़ लिया कि बैंक का एसेट 1000 है, और बैंक ने कैपिटल कितना लगा के चली थी, 50 कैपिटल लगा के चली थी बैंक, और 1000 एसेट्स हो गया। कैपिटल मतलब जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं टू रन बिजनेस, और ये एसेट इतना बढ़ गया बैंक का 1000, तो 20 क्या हो गया, leverage हो गया। तो leverage ratio of 20 mean that every dollar of capital the bank owner have contributed, the bank has $20 of assets. Of the 20 assets, 19 are financed with borrowed money and either by taking deposit or issuing debt. तो 20 इसका पास बच रहा है, समझो इतना उसका लेवरेज रेशियो है, ठीक है ना। सो तो जो 20 है उसके पास, उस 20 में 19 क्या कर देगी, फाइनेंस कर देगी, ठीक है। और फाइनेंस विद बोरोड मनी, जो भी मनी उसके पास आई हुई, क्योंकि अगर हम उसके कैपिटल की बात कर रहे हैं बैंक के, तो बैंक का जो कैपिटल होता है वो तो बाहर के लोगों के डिपॉजिट से भी बनता है ना, बैंक का अपना थोड़ा पैसा होता है।
ठीक है ना, इसीलिए पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकती है वो। सो 20 का अगर से लेवरेज आया, ठीक है ना, उसका अपने एसेट्स और उसके अपने कैपिटल में से, कैपिटल उसका एसेट सिर्फ 20 ही था, लेकिन कैपिटल 1000 था, क्योंकि कैपिटल में दूसरे का पैसा भी इन्वॉल्व है, दूसरे का जो डिपॉजिट है पब्लिक की, ठीक है। तो वो चीज़ देखना पड़ता है। तो 20 इसका ये आ गया कि 20 वो 20 और जो लिवरेज आया 1000 डिवाइड बाई 50, उसका जो रेशियो है उसका तो सिर्फ 20% ही लगा हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। 80% दूसरे का, तो 80% वो लोन इशू करेगी। So you may have learned in a science class that lever can amplify force. सही है, a boulder you cannot move with your arms alone, will move more easily if you use a lever. Similarly, amplification occurs with bank leverage. To see how, suppose that the bank assets increase in value by 5%. अगर बैंक ने वैल्यू बढ़ा दी 5%, एसेट बढ़ गई समझो। से सम ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाई बैंक rise in price. The 1000 of asset is now worth 1050 because the depositor and debt holder are still own 950. ठीक है, बैंक कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 50 to 100. Thus, when the leverage ratio is 10 to a 5% appreciation in asset value, increase the owner equity by 100%. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सपोज द बैंक एसेट इंक्रीज इन वैल्यू बाई 5%। बैंक की एसेट बढ़ गई, बैंक की अपनी ओन एसेट, एसेट मतलब जिसका जो हमारा खुद का है उसे बोलते हैं एसेट्स। और जो कैपिटल होता है वो लाइबिलिटी होती है, वो वापस करनी होती है। तुमने कहीं से लोन लिया, कहीं से फाइनेंस करा, अपने पापा से पैसे लिए, बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने अपने फादर को प्रॉमिस किया भाई ये मैं नहीं पैसा आपको वापस ज़रूर करूँगी कमा कर, वो होता है कैपिटल तुम्हारा, ठीक है ना। So 1000 assets is now worth 1050 because the depositor and debt holder are still own 950, ठीक है। बैंक कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 50 to 100, बैंक का कैपिटल, बैंक ने कैपिटल बढ़ा दिया, ठीक है, 50 to 100 कर दिया। Thus, when the leverage ratio is 20, a 5% appreciation in asset value increase the owner equity by 100%. तो यहाँ पर जैसे 50 से 100 हुआ ना, क्योंकि 1000 से 150 हो गया एसेट, यानी 50 से 100 रुपीज़ एसेट्स हो गया, है ना, 50 का डबल हो गया, यानी कि 100% इक्विटी बढ़ गई उसकी। ये देखो कुछ चीज़ें हैं ना थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा है। अब ये जो बुक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंट और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी यही बुक है। अब जो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके लिए तो फिर जो भी बच्चों ने 2 साल का पढ़ा है, एक अकाउंटिंग में रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ने वाला है। खैर, तो ये आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कुल मिलाकर। लेक्चर ही बड़ा हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर उल्टा हो जाए, 5% वैल्यू क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए एसेट्स की, द डिपोजिटर एंड डेप्ट होल्डर स्टिल ओन 950, ठीक है। अब जो 950 उसका एसेट्स कम हो गया, 950 जो पैसा था वो दूसरे का था, ठीक है ना, एसेट बैंक का कम हो गया, 950 बचा, और 950 ही एक्चुअल में डिपोजिटर का पैसा था। वो 950 के ऊपर जो भी था वो बैंक का एसेट्स था। तो यहाँ पर ओनर की इक्विटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसके पास एसेट, बैंक के पास एसेट्स बचा ही नहीं। दस व्हेन द लेवरेज रेशियो इज 20 to 5% फॉल इन वैल्यू ऑफ बैंक एसेट, अगर लेवरेज रेशियो 20 है, 5% कम हुआ एसेट्स, तो लीड्स टू 100% फॉल इन बैंक कैपिटल, बैंक कैपिटल 100% कम हो गया, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एसेट वो फॉल बाई मोर देन 5%, द बैंक एसेट वुड फॉल बिलो द लायबिलिटी। इन दिस बैंक क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, ठीक है ना। बैंक यहाँ पे बैंक करप्ट बोलते हैं इसे, बैंक इंसॉल्वेंट हो गई, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है कि लोन ज़्यादा ही दिया हुआ, उसके पास रेशियो, उसका रिजर्व बच ही नहीं रहा उसके पास, लोन इतना दिया, बैंक अपना खुद खुद के एसेट्स ही नहीं बचे, तो वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो चाहो तो एक छोटा सा लेक्चर मैं दे दूंगा, हाउ बैंक बिकम इंसॉल्वेंट, तो वो थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए कुल मिला के कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए बैंक को मिनिमम कुछ डिपॉजिट, कुछ रिजर्व रखना ही पड़ता है कि बैंक करप्ट ना होने पाए, ठीक है ना। मनी क्रिएशन इतना नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट में आके बैंक करप्ट हो जाए, है ना। तो वो एक रेशियो, इसीलिए एक
लिवरेज रेशियो अच्छा रखना पड़ता है, कैश CRR कैश रिजर्व रेशियो एक रखना पड़ता है ठीक ठाक, जैसे बैंक करप्ट ना होने पाए। फेड्स के पास क्या टूल्स हैं मॉनेटरी कंट्रोल के लिए, क्या क्या पॉलिसीज हैं एक तरीके से। So Federal Reserve is responsible for controlling the supply of money, and it carries out this job in subtle involving ways because the bank create money system of fractional reserve banking. The Fed's control of money supply is indirect. When the Fed decide to change the money supply, it must consider how its action will work through the banking system. ठीक है, बैंक रेट घटाएगी बढ़ाएगी या कुछ इस तरीके से करेगी। The Fed has a variety of tool monetary toolbox. Over time, its use of them changes. We can group the tools into two groups: those that influence the quantity of reserve, those that influence the reserve ratio, thereby the monetary money multiplier. तो दो तरीके हैं मेन, एक तो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, दूसरा मनी मल्टीप्लायर। हाउ द फेड इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, क्वांटिटी ऑफ रिजर्व अगर बैंक को घटाना बढ़ाना है तो उसमें फेड क्या कर सकती है। सो फेड कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन when it buys or sells a government bond to increase the money supply. It instructs its bond trader at the New York Fed to buy the bond from the public in the nation's bond market. तो अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है बैंक को या मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है, अभी फेड को लग रहा है कि मार्केट मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड जो ट्रेडर्स हैं जो बिजनेस करते हैं, पैसे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड खरीदेगी पब्लिक से, मतलब पब्लिक से पैसा लेगी, बॉन्ड खरीदेगी। हाँ, बॉन्ड फ्रॉम पब्लिक, न्यूयॉर्क बॉन्ड ट्रेडर एट द न्यूयॉर्क फेड टू बाई बॉन्ड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बॉन्ड खरीदेगी, मतलब कि पब्लिक के लिए, ये मार्केट के लिए पैसा मनी सप्लाई करेगी फ्रॉम द इन द नेशन बॉन्ड मार्केट बाई पेइंग फॉर द बॉन्ड विद न्यूली क्रिएटेड डॉलर, द फेड इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉलर इन द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो पब्लिक से बॉन्ड खरीद रही है, मतलब बॉन्ड खरीदना मतलब कि यहाँ पर जो फेड है वो पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर रही है, बॉन्ड खरीदना और लोन प्रोवाइड करना। ठीक है ना, जैसे हमने बोला हमने इस कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं, मतलब हमने पैसा दिया, यही हुआ ना। इफ़ आई एम बाइंग बॉन्ड मीन आई एम गिविंग मनी, कि हमने बॉन्ड ले लिया, जब हम चाहें बॉन्ड देकर फिर से पैसा अपना ले लेंगे, तो वही क्या किया, पब्लिक को पैसा दे दिया फेड ने बॉन्ड ट्रेडर के थ्रू। तो यहाँ पे पब्लिक को पैसा दे दिया, बॉन्ड ले लिए, ठीक है ना, कि जब चाहे, अब यहाँ पे करेंसी फेड ने छाप के दे दी है, मतलब करेंसी दे दी, पैसा दे दिया पब्लिक को कि लो आप बिजनेस करो। ठीक है, अगर मनी क्रिएशन बढ़ाना है तब की बात है ये। तो इस तरीके से करेंसी इंक्रीज की, ये देखो करेंसी क्या, न्यू डॉलर करेंसी इंक्रीज की, जैसे डॉलर वन के या जो भी एक दे दिया एग्जाम्पल, ईच डॉलर डिपोजिट द बैंक इंक्रीज द मनी। फिर क्या करेगी, पब्लिक को पैसा दे दिया, पब्लिक क्या करेगी, बैंक में डिपॉजिट करेगी उन पैसों को, वहाँ से सिस्टम बनेगा, बैंक वापस लोन प्रोवाइड करेगी, ऐसे ही होगा ना, वापस क्या करेगी, बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, इस तरीके से मनी क्रिएशन बढ़ेगा। अब मनी सप्लाई घटानी, ये तो मनी सप्लाई बढ़ाने वाली बात थी, अगर मनी सप्लाई घटानी है तो उल्टा करेगी, फिर जस्ट डू अपोजिट। ठीक है, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचेगी इन द नेशन बॉन्ड मार्केट, कि भाई ये लो, हम मेरे बॉन्ड खरीद लो हमसे और हमें पैसा दे दो वापस, ऐसा पब्लिक को बोलेगी, तो पब्लिक, उसमें पब्लिक का फ़ायदा क्या है, इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको पब्लिक को, तो क्या करेगी, बॉन्ड वापस बेच देगी पब्लिक को और पब्लिक से पैसा ले लेगी। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होगा, फिर से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इस तरीके से चीज़ें होती है। काफ़ी ये टेक्निकल और डिटेल्स में है, तो बट अभी आपको फ़िलहाल ऊपर ओवरव्यू ही समझो इस चीज़ को।
फिर फेड के काम क्या है, बैंक को लेंडिंग के लिए बैंक को लोन देती, दूसरी जो बैंक है कमर्शियल वो देगी, डिस्काउंट रेट में देगी, कभी इंटरेस्ट बढ़ा के देगी। इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो बैंक क्या करेगी, लोन महंगा बैंक को मिलेगा तो बैंक भी लोन महंगा प्रोवाइड करेगी पब्लिक को। तो मनी सप्लाई थोड़ा कम कम होगा। तो मनी सप्लाई अगर कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है, तो फेड क्या करेगी, बैंक को जो बताया था मैं, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, तो यही रेपो रेट है, रेपो रेट बढ़ाएगी। रेपो रेट बढ़ा देगी यानी बैंक को लोन महंगे में देगी, तो बैंक भी पब्लिक को लोन महंगा कर देगी, तो पब्लिक लोन ज़्यादा लेगी नहीं, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। रिज़र्व रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है, रिज़र्व और बैंक को रखना ज़रूरी है कि मिनिमम अमाउंट कि पब्लिक कभी पैसा मांग ले तो वो कम से कम देने लायक बचे, ठीक है। तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कितना, 20% CRR होता है, 20% होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो बैंक, अगर मनी सप्लाई, ये भी एक और तरीका है कि मनी सप्लाई अगर कम करनी है गवर्नमेंट को, तो रिज़र्व बढ़ाने की कोशिश करेगी, रिज़र्व रेट बढ़ा देगी कि आप 100 में 90 रुपये मत दो, 80 रुपये दो, सिर्फ 20 रुपये रखो अपने पास। तो मार्केट 80 रुपये घूम रहा है, सिर्फ कम पैसा घूमेगा। तो इस तरीके से होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मनी सप्लाई में, इजी थोड़ी ना है सब कुछ। आप है ना कभी भी लोन का रेट बढ़ा घटा दोगे तो पब्लिक को दिक्कत होती है फिर वहाँ पर। तो ये वाला पार्ट बाद में करेंगे, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया।